हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फिर से। एंड आज मैं आपको बोलूंगी कि आप भी साथ साथ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए एंड स्पेशली फोकस ऑन 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से आप ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हैं। और जियोग्राफी इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। कोई आपको बात घुमानी नहीं है, डायरेक्ट अपना आंसर लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स मीन्स 5 to 6 points and you'll get full marks if you had written correct answer. So let's start. सबको अभी तक पता चल गया है कि 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो let's start with section A, that is 17 questions MCQ. First one is human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface. ये एक statement कही गई है। Human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface. Who among the following geographers has given this definition? तो ये किसने कहा होगा कि human geography एक synthetic study है human society और earth surface के relationship के बीच में? तो इसका आंसर है रेड्सल। ठीक है, now second question. Read the following approaches of human geography and choose the correct option of chronological order. Chronological order होता है कि आपको इसको chronology मतलब according to time period आपको इसे arrange करना होता है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो chronologically order में आपको इसको लगाना है। approaches of human geography है। ठीक है, exploration and description, areal differentiation, spatial organization, regional analysis। तो ये होगा 1 4 3 2 सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी? आपका ये फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा सोशल जियोग्राफी का सब फील्ड है? बिहेवियरल जियोग्राफी, इलेक्टोरल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म। विच वन विल बी द आंसर? It's option A, behavioral geography. Which among the following is not the mineral based industry? इनमें से कौन सी mineral based industry नहीं है? Iron and steel, cement, aluminium या salt? आंसर है सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट आपका जो है वो किसी भी तरह का मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अब ये मत बोलना कि टाटा नमक बनता है, टाटा की कंपनी है उसमें बनता है, टाटा की इंडस्ट्री है वो बनाते हैं नमक। तो आप सबको पता है, आप सबने साइंस पढ़ी है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। सो कोई भी फालतू के कमेंट्स नहीं। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन कास्ट माइनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग के 2 टाइप्स होते हैं। आप प्लीज दोनों टाइप्स को पढ़ लेना, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो इसके बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट है। दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग, द आउटपुट इज इन लार्ज क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स स्पेशल डिजाइन लिफ्ट ड्रिल्स, इट रिक्वायर्स स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम। सबसे पहली चीज, अगर ओपन कास्ट माइनिंग है, ओपन कास्ट होता है सरफेस पर, तो इसके लिए आपको वेंटिलेशन सिस्टम की क्या जरूरत है? इतना बड़ा खुला आसमान है, यू विल गेट वेंटिलेटेड। ओके, एंड द आउटपुट इज इन लार्ज क्वांटिटी। इसका जो आउटपुट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है? बिल्कुल भी नहीं। आपको सबको पता है कि सरफेस पे ज्यादा मिनरल्स होते हैं या अंडरग्राउंड ज्यादा मिनरल्स होते हैं? तो अंडरग्राउंड ज्यादा मिनरल्स होते हैं। एक मिनट नहीं, आउटपुट इज लार्ज, ये सही है। ठीक है, हमें ओपन कास्ट माइनिंग में ज्यादा मिलते हैं मिनरल्स। ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स स्पेशल डिजाइन लिफ्ट ड्रिल्स। अगर ओपन कास्ट माइनिंग है तो आप लिफ्ट और ड्रिल्स का क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 and 2। 1 and 2, ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। Now question number 6, under which one of the following sector collection of information comes? किसमें collection of information आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वाटरनरी। When will be the growth of population positive in any place and in which one of the following conditions? कब population growth positive होती है? सोचिए, कौन सी पोजीशन में, इनमें से कौन सी कंडीशन में population growth positive होगी? हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड हाई इमिग्रेशन। बताइए बताइए। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव का मतलब होता है कि ज्यादा
पॉपुलेशन आ रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हाई बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, कम लोग मर रहे हैं। इमिग्रेशन होता है, मतलब आपके देश में ज्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है, जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 7 का ए। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। स्टडी द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और एक जो होता है वो आपको एक्सप्लेन भी करता है, तो आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। जो एक्सप्लेन वाला होता है वो होता है असर्शन एंड रीजन। वो हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे उसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसे पढ़ते हैं। सो नाउ we'll read statement 1. In the last stage of demographic transition, both fertility and mortality decline considerably. तो इसमें ये कहा गया है कि लास्ट स्टेज जो होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, उसमें फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन कर जाते हैं। ओके, रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज इधर स्टेबल और ग्रोज स्लोली। और लास्ट में जो स्टेज होती है उसमें पॉपुलेशन जो है वो या तो स्टेबल हो जाती है या ग्रोज स्लोली, धीरे धीरे ग्रो करती है। सो इट्स आंसर विल बी डी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1। ये जो है ये फर्स्ट का करेक्ट रिजल्ट है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लंबा रेलवे कौन सा है? साइबेरियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे? इट्स आंसर साइबेरियन रेलवे। आप लोग बताएंगे ये कौन सी कंट्री में है, और आपके मैप के अकॉर्डिंग ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। स्टडी द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। A society which fails to acknowledge and take effective measures to remove such discrimination cannot be treated as a civilized one. Duly acknowledging the adverse impact of these discrimination, launched a campaign called Beti Bachao Beti Padhao in India. Now let me give this question to you as a homework कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एंड इफ आई एम गिविंग यू ए होमवर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं, और इससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है जियोग्राफी को लेकर, और आप बोर्ड के एग्जाम सर पे हैं और आप कितना अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इग्नोर मत करिए, अटेम्प्ट करिए। गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है, कभी भी गलती करने से डरो मत। अगर आप गलत करोगे तो कोई और करेक्ट कर देगा, ठीक है, तो गलती करने से डरो मत, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। सेम चीज मैं आपको ये एग्जाम के लिए बोलना चाहूंगी कि अटेम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोग लिख देते हो एंड उसी में अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर नहीं लिखोगे तो खाली शीट पे तो टीचर भी मार्क्स नहीं दे सकते। सो एटलीस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ओके। Which among the following is not the correct feature of rural settlement? Not the correct feature of rural settlement. कौन सा feature गलत है? The rural settlement derive their basic need from land-based primary activities. In rural settlement, social relations among them are intimate. In rural areas, way of life is complex and fast. The sparsely located small settlement. Its answer will be C. क्योंकि रूरल एरियाज में जो लाइफ होती है वो बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। लाइफ इज वेरी रिलैक्सिंग एंड वेरी स्लो। फास्ट लाइफ हमें शहरों में देखने को मिलती है कि सब लोग दौड़ रहे हैं। मतलब दौड़ने का मतलब ये नहीं कि सब लोग लिटरली दौड़ रहे हैं, बट everyone is running behind something. Some are running behind money, some are running behind business or many things, okay. Now we'll move on question number 12. Choose the correct pair of the following towns. तो आपको करेक्ट पेयर चूज करना है फॉलोइंग टाउन्स का। इंडस्ट्रियल, इटारसी, माइनिंग, सिंगरौली, गैरिसन, सातना, एडमिनिस्ट्रेटिव, अंकलेश्वर। सोचिए कौन सा सही होगा। तो इसमें करेक्ट है सिंगरौली। इटारसी एक ट्रांसपोर्ट सिटी है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिटी। सातना एक कमर्शियल सिटी है, एंड अंकलेश्वर इज अ माइनिंग सिटी, ओके, माइनिंग टाउन। Now we'll move on question number 13. Which one of the following is Garrison Cantonment Town? Garrison Cantonment Town कौन सा है इसमें? It is Mahao. Okay. कांडला एक ट्रांसपोर्ट सिटी है। सब ये कांडला तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि you have कांडला पोर्ट also, ठीक है। झरिया it's a mining town and सहारनपुर is a commercial town. सहारनपुर के बारे में बहुत बच्चे जानते होंगे। Now question number 14. Read the following statement regarding border roads and choose the correct option. आपको border roads के बारे में पढ़ना है एंड फिर सही ऑप्शन चूज करना है।
बॉर्डर रोड्स आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, आपको करेक्ट चूज करना है इसमें, ठीक है। दे स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट दीज रोड्स, नो, BRO construct these roads. Okay, they are helpful in accelerating economic development. Yes, so 1, 2 and 4 are correct options. हाँ ये only C वाला option, ठीक है। So now we'll move on case study, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 17 जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी, एंड ट्राई करिए कि आपको पैराग्राफ में आंसर मिल जाए, और अगर नहीं मिलेंगे तो आप बाहर से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई पक्का रूल नहीं है कि आप लोग सिर्फ पैराग्राफ्स लिखेंगे, ये ऑप्शनल वालों में तो आपको आंसर मिल जाते हैं, बट व्हेन यू हैव टू राइट योर ओन आंसर यू कैन ऑल्सो यूज योर ओन नॉलेज और यूज योर बुक रेफरेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ से ही देना। आंसर नंबर 15, okay, I am giving you some time, take screenshot of this paragraph, read this paragraph, then we'll answer together. 15 question, which among the following is correct meaning of land degradation? What is the meaning of land degradation? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? वाटर लॉगिंग इन डिग्रेडेड लैंड, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, इंक्रीजिंग ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट और इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। Declining productivity of the land will be its answer. Which one of the following is the main cause of land degradation? क्या reason है land degradation का? Land degradation का reason पूछा गया, main cause. It will be soil erosion. Which statement is not correct regarding झाबुआ? यहाँ पे दिया हुआ है इसका, ठीक है। सो ये आप लोग पढ़ना एंड देन यू विल आंसर इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप पढ़ के जवाब दीजिए, मैं पक्का आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। आई विल मेक श्योर कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाए, ओके। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। इट इज ऑल्सो केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एंड जैसे ये वाले क्वेश्चन पूछे गए ना तो आप इसका आंसर खुद से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। तो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन? इतनी बार पढ़ रखा है आपने। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल और डिस्टर्बिंग साउंड। आपको लैंग्वेज में लिखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अपने क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्जाम में ऐसे 2 शब्द में आंसर ना लिख के आए, ठीक है। एनी अनडिजायरेबल और डिस्टर्बिंग साउंड दैट इम्पेयर्स द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल एंड अदर लिविंग थिंग्स इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मतलब ऐसा किसी भी तरह का साउंड जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओ, ऐसा भी कोई भी डिस्टर्बिंग साउंड, अनडिजायरेबल साउंड जिसकी वजह से लोगों के हेल्थ और वेलफेयर पे अफेक्ट पड़े, तो वो नॉइज पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज नॉइज पॉल्यूशन हैजार्डस इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है। बिकॉज हाई population density, okay. Third question, noise pollution is location specific, explain with argument कि noise pollution कुछ specific areas में होता है। So आपको ये explain करना है। तो जो noise pollution का source होता है वो बहुत ज्यादा important होता है। The intensity decreases as we get further away from its point of origin. जैसे for example आपके घर से एक स्पीकर की आवाज आ रही है तो आपके घर में उस स्पीकर की आवाज काफी तेज आएगी, और जैसे जैसे आप अपने घर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे उस स्पीकर की जो इंटेंसिटी होती है, जो आवाज होती है, वो कम होती जाती है। सो देयरफॉर द इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज वी गेट फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, हिली एरियाज हैव लेस नॉइज पॉल्यूशन वेयर एज अर्बन एरियाज हैव हाई नॉइज पॉल्यूशन, ओके। नाउ इट क्वेश्चन नंबर 19, और मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है, स्वेज कैनाल एंड पनामा कैनाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर भी अगर कोई बच्चा इसे स्किप कर रहा है तो बेटा आपका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, आपका कुछ नहीं हो सकता अभी। सो लेट्स सी ये कौन सी है।
ये याद रखना, ठीक है। एक चीज आपको मैं बताती हूँ, नाइल रिवर जो है वो इजिप्ट के पास है एंड इजिप्ट में ही स्वेज कैनाल है। सो आपका आंसर इस तरीके से इजी हो जाएगा। नेम द वाटरवे गिवन इन द पिक्चर, स्वेज कैनाल। नेम द टू सी कनेक्टेड बाय दिस वाटरवे। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको याद कर लो, ठीक है। ये किस किस को कनेक्ट करता है? रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। नेम टू ports marked as A and B in this picture. Let's see where it is. Oh, A वाला जो है it is Port Said and B वाला जो है Port Suez. ये इन दो एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन दो एरियाज को कनेक्ट करता है। So now question number 20. Broadly 90% of the world population lives in about 10% of its land area. Examine the statement in the context of patterns of population distribution. तो इस वाले क्वेश्चन पे आपको एक बोर्ड एग्जाम वालों ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, और बोर्ड वाले ऐसा ही करते हैं। पेपर बहुत इजी होता है, क्वेश्चन आपको पता होता है बट दे ट्राई टू प्ले अ लिटिल ट्रिक्स विद यू, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन तो सिर्फ 10% लैंड एरिया में रहती है। ऐसा क्यों? वैसे क्यों पूछा नहीं है, आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपने आंसर इतनी बार पढ़ रखा है, कितने समझदार बच्चे हो आप, कि ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ बसती है? रिवर्स के साइड पर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वाटर अवेलेबिलिटी मिलती है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, हिली रीजन्स में पॉपुलेशन क्या होती है? लेस पॉपुलेशन। क्यों? लैक ऑफ फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। एंड क्लाइमेट, बहुत सारे लोग ऐसी एरियाज में बसना पसंद करते हैं जहां का क्लाइमेट सूटेबल हो फॉर अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, आप थार डेजर्ट में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। आप हिमालयन माउंटेन्स में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। अब कोई भी मुझे ना उनका एग्जाम्पल नहीं देगा कि अरे हमारे साधु तो रहते हैं हिमालय में, तो कोई वैसा एग्जाम्पल नहीं देगा। यू कांट लिव इन हिमालयाज, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपके 3 पॉइंट्स का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. Migration may be interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources. Examine the statement in context of pull and push factor that influence migration. Simple question. ठीक है, आपको पुल एंड पुश फैक्टर का क्या इन्फ्लुएंस होता है माइग्रेशन पे वो बताना है। क्यों पुल का मतलब होता है कि आप किसी जगह पे क्यों जा रहे हो, आप किसी जगह पे माइग्रेट क्यों कर रहे हो, और पुश फैक्टर होता है कि आप किसी जगह को छोड़ के क्यों जा रहे हो। So you will write this answer on your own. We'll move on question number 21. Analyze any three causes for uneven spatial distribution of population in India. Again same question as 20. ठीक है, कि क्यों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो uneven है in India. ठीक है, so reason is topography. Another reason is climate and availability of water resources. Again, I'm saying you have to explain your points. I'm just making you write short notes or headings. Now we'll move on question number 22. Dependence on erratic monsoon is still a big problem for Indian agriculture. Support the statement. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग अभी भी मॉनसून पर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल बारिश के लिए बारिश पर डिपेंडेंट है, ये अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के लिए। एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट, यू हैव टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। सो अभी भी इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया, ठीक है। एंड वी डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेन फॉर द कल्टिवेशन। अभी भी हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे न्यू सिस्टम्स आ गए हैं, स्टिल देयर आर मेनी विलेजेस विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेन फॉर देयर कल्टिवेशन एंड रेन की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग 3 पॉइंट्स फॉर दिस कि क्यों नुकसान हो रहा है। So first one is poor performance of south west monsoon. जो साउथ वेस्ट मॉनसून से जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, it has very poor performance because it adversely affects the supply of canal water for irrigation. Okay. Second,
rainfall in Rajasthan and any other drought prone areas is too less. ठीक है, मतलब राजस्थान और बहुत सारे ड्रॉट प्रॉन एरियाज में बारिश होती नहीं है, लोग वहां पे उगाए तो क्या उगाएं या उगाएं तो कैसे उगाएं. ओके, राजस्थान एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज. ड्रॉट होता है सूखा, जहां पे सूखा पड़ता है. ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरियाज हैज लेस रेनफॉल. ठीक है, वहां पे कम बारिश होती है, जिसकी वजह से people are facing a lot of problems to grow any kind of crops. Third point, even the areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuation. अच्छा, कहीं पे तो बहुत कम बारिश हो रही है, कहीं कहीं पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं एंड कहीं पे फ्लड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने असम के बारे में तो सुना ही होगा कि असम पे बैम्बूज के ऊपर घर बनाए जाते हैं. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बारिश होती रहती है और इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है दैट यू कांट वॉक ऑन लैंड एंड यू कांट बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड. देयरफॉर यू हैव टू यूज बैम्बू स्टिक्स. ठीक है, तो फ्लड्स कई बार आ रहे हैं, तो बारिश हमें परेशान भी करे तो दोनों चीजें दे रही है, वो हमें बहुत ज्यादा पानी भी दे रही है और कभी तो पानी ही नहीं दे रही है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी फेस. और फ्लड का क्रॉप से क्या रिलेशन है, एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है, तो ये चीज आपको पता होगी कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब भी क्रॉप्स खराब हो जाते हैं. जिनके घरों में प्लांट्स होंगे तो उन्होंने वो ये चीज सुनी होगी कि प्लांट्स को बहुत कम पानी दोगे तो वो सूख जाएगा और प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी दोगे तो वो सड़ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन एग्रीकल्चर. नाउ we'll मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23. डिस्क्राइब कोल एज सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया. ठीक है, तो जो कोल है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इन्हें पक्का पढ़ के जाइए. ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो कोल की बात करते हैं. कोल इज अ कन्वेंशनल एनर्जी इन इंडिया. हाउ? सो फर्स्ट, इट इज वाइडली यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल. ठीक है, वाइडली यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल. कन्वेंशनल वो होते हैं जिन्हें आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ज्यादा खत्म होंगे. ठीक है, ये महंगे होते हैं एंड दे ऑल्सो रिलीज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. सो इट इज वाइडली यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल. इट जनरेट थर्मल पावर. ठीक है, थर्मल पावर बनाई जाती है इससे. एंड इट सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज. Now we'll move on question number 23 का B part. Describe the importance of solar energy as a source of non-conventional energy in India. तो solar energy जो है वो non-conventional है. Non-conventional वो होते हैं which are, हम लोग उन्हें as a substitute use कर रहे हैं कन्वेंशनल की जगह पे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल. ये ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, मतलब चीप होते हैं और इन्वायरमेंट भी नहीं फैलाते हैं एंड ये कभी भी खत्म नहीं होंगे. ठीक है, तो सोलर एनर्जी एक वही है जो आपके घरों पे सोलर पैनल्स लगते हैं ना, यू कैन कंसिडर दैट एज अ नॉन, नॉट कंसिडर दैट इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. ठीक है, सो ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? इट मीट्स द राइजिंग डिमांड फॉर एनर्जी. ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता ही है, तो हम इतनी ज्यादा बिजली कहाँ से लेके आएंगे. तो सोलर पैनल जो है वो हमारी इसको जो भी हमारी नीड्स है उसको मीट कर रहा है, जो भी हमारी डिमांड्स है उसको मीट कर रहा है. और आपको पता ही है इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन. ट्रॉपिकल नेशन मतलब इंडिया पे सूरज की किरणें ऑलमोस्ट सीधी आती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी एंड वी हैव लॉट ऑफ waves of sun rays. ठीक है, so first point, it meets the rising demand. ठीक है, because, और इसमें आप ये लिख सकते हो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन, देयरफॉर वी हैव अ लॉट ऑफ सोलर एनर्जी. ठीक है, सेकेंड, लेस पॉल्यूशन, जो मैंने अभी आपको नॉन कन्वेंशनल के पॉइंट्स बताए. एनवायरमेंट फ्रेंडली. एनवायरमेंट फ्रेंडली शॉर्ट में लिखा है, इट इज नॉट करेक्ट शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा महंगा नहीं होता है. इट इज पॉकेट फ्रेंडली. ठीक है, एंड सस्टेनेबल, कभी खत्म नहीं होगा.
Now we'll move on question number 24 to 28, which is long answer type questions, and ये 5 marks के होते हैं. So let's start. High technology is the latest generation of manufacturing activities. हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं. अभी ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी हमने अटेम्प्ट किया था, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको प्लीज पढ़ें. ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करें और इसको अच्छे से याद करके जाना. Now we'll move on part B. Explain any 5 factors affecting the location of industries in the world. तो वर्ल्ड में जो ये अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो ये क्या चीजें देखती हैं? तो ये देखती हैं रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलता है. ठीक है, रॉ मटेरियल्स के पास में अपनी फैक्ट्रीज ये लगाती हैं. लेबर कहाँ पे आसानी से मिल जाएगी. ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब जहाँ पे इजीली ये कैपिटल लगा सके. और ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि इजीली इनका सामान यहाँ से वहां हो जाए. मार्केट देखी जाती है कि इजीली मार्केट हो अवेलेबल, वहां पे मार्केट पास में हो, ताकि जो भी ये गुड्स बना रहे हैं वो इजीली सेल हो जाए. ये गवर्नमेंट पॉलिसीज देखती हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज इजी हैं. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 25. सर्विसेज अकर एट डिफरेंट लेवल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. तो इसमें बोला गया है कि वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पे सर्विसेज दी जाती हैं. सही बात है, अलग अलग लेवल्स की सर्विसेज हमें देखने को मिल रही हैं. ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती हैं. ठीक है, कुछ पीपल की देखने को मिलती हैं, और काफी सारी हमें यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिलती हैं. सो आपको ये एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जाती हैं. आई एम राइटिंग हियर. Services occur at different levels throughout the world. Some are geared to industry. Some are, मतलब कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रीज में सर्विसेज दिए जाती हैं. मोस्टली दे रिवॉल्व अराउंड इंडस्ट्री. ठीक है, ये इंडस्ट्री लिखा हुआ है. लॉ ऑर्डर सर्विसेज हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, लॉन्ड्रीज होती हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, एंड दे हैव हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दोज ऑफ अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट एंड फिजिशियंस. हम लोग अलग अलग तरह की देखते हैं. ठीक है, तो एक हो गई लॉ ऑर्डर सर्विसेज, जो कि बहुत ज्यादा वाइडली दे आर वाइडली स्प्रेड, सच एज ग्रोसरी शॉप्स. ग्रोसरी शॉप सबको पता होगा, जहां से आप अपना सामान वगैरह लेके आते हैं, आटा चावल दाल. एंड लॉन्ड्रीज. ठीक है, एक तो ये हो गई. एंड दे आर वाइडली स्प्रेड, ये आप लिख सकते हैं, वाइडली स्प्रेड एंड कॉमन. ठीक है, फिर आती हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज. हाई ऑर्डर सर्विसेज जो कि काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं. दे आर स्पेशलाइज्ड, सच एज अकाउंटेंट्स, consultants एंड फिजिशियंस. ठीक है, तो ये हाई ऑर्डर होगी. एंड देन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स सच एज गार्डनर्स. ठीक है, गार्डनर्स हो गए, बार्बर्स हो गए. फिर आते हैं मेंटल लेबर्स, जो मेंटली वर्क करते हैं. ठीक है, मेंटल काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अभी एज अ टीचर. लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेंटल लेबर्स. वो वाला मेंटल नहीं, पागल वाला नहीं, मतलब दे आर यूजिंग देयर ब्रेन्स फॉर देयर वर्क. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन से कि डिफरेंट लेवल्स हमें सर्विसेज देखने को मिलती हैं. एंड पीपल आर ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स टर्सरी ऑक्यूपेशन व्हेन अ कंट्री डेवलप्स. ठीक है, तो आज के टाइम पे आप देख रहे हो ना कि हम लोग काफी ज्यादा प्राइमरी से टर्सरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सो पीपल शिफ्ट टू tertiary occupations when a country develops.
Now we'll move on question number 26. Analyze the 5 bases of international trade in the world. We have discussed this question already in the last video or last question paper. Integrated Tribal Development Project laid the highest priority on development of transport and communication, agriculture, and allied activities and social and community services. Examine the statement in the context of Bharmore region. We have also discussed this question, so इसको important mark कर लेना भरमौर region वाला question. ये बहुत बार हमें देखने को मिल रहा है, इसे जरूर पढ़ के जाना. ठीक है, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं प्लीज मार्क देम एज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव 90% चांसेस टू बी रिपीटेड अगेन. ओके, तो इसे प्लीज पढ़ लेना. नाउ विल मूव ऑन. मैं ये दोनों नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई हैव डिस्कस दीज क्वेश्चन इन लास्ट वीडियोज. ठीक है, हाउ आर पाइपलाइंस द मोस्ट कन्वीनियंट and effective mode of transporting liquids and gases over long distances in India. तो इंडिया में ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट कैसे हैं, क्या रीजन है इनके कन्वीनियंस का? सो दे हैव हाई कैपेसिटी एंड इन एफिशिएंसी. ठीक है, मतलब आप इसमें काफी ज्यादा सामान भेज सकते हैं. हाई कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. दे हैव continuous flow, accessibility to difficult terrain. बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसी है ना जहाँ पे रोड्स नहीं है. ठीक है, काफी सारी चीजें नहीं है, स्टिल हम लोग मतलब डिफिकल्ट एरियाज में भी पाइपलाइंस के थ्रू काफी सारी चीजें भेज सकते हैं. ठीक है, मिनिमल लॉसेस, यहाँ पे नुकसान ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, पाइपलाइंस आर सेव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ठीक है, जो भी चीजें आप इसमें से ट्रेड करना चाहो इट इज इजी. ठीक है, मिनिमल लॉसेस. इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इसको इन्वायरमेंट में ज्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है पाइपलाइंस के थ्रू. ठीक है, पाइपलाइंस की वजह से, जबकि जब आप रोड वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है कई बार. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक रोड निकाल रहे हो तो बीच में एक पेड़ पड़ रहा है, 2 पेड़ पड़ रहे हैं, जंगल काटने पड़ रहे हैं. ठीक है, पहाड़ियां काटनी पड़ रही है, तो वो चीज थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पे इफेक्ट डालता है. जबकि जो पाइपलाइंस है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, कुछ भी है. ठीक है, now we'll move on question number B. Explain with an example the importance of Indian ports as gateways of international trade. तो इंडियन पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है एज अ गेटवेज, ये है आंसर. तो दे हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, काफी ज्यादा ट्रेड किया जाता है यहाँ पे क्योंकि ये चीप होता है. यहाँ से ट्रेड, जो हमारे सी रूट्स होते हैं दे आर चीपर. हाँ, इससे मुझे एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सी रूट्स और एयर रूट से दोनों से ट्रेड होता है इंडिया का मैक्सिमम. तो बेटा ऐसा नहीं है, इंडिया का मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड सिर्फ सी रूट से होता है क्योंकि जो एयर रूट है इट इज वेरी कॉस्टली. अगर आप इससे कोई भी बल्कि सामान, कुछ भी ज्यादा सामान भेजोगे इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर इंडियन गवर्नमेंट. इस वजह से हमारा ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो है हम लोग वो सी रूट से करते हैं क्योंकि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगते. एंड air transport is not good for bulky things. Okay, so large volume of trade हमारा पोर्ट से होता है. स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, ऐसी लोकेशन पे हम लोग पोर्ट्स बनाते हैं जो हमारे लिए अच्छे रहे. ठीक है, सब कुछ स्ट्रेटेजी से होता है. सर्व एज द प्राइमरी एंट्री. ठीक है, प्राइमरी एंट्री की तरह वो सर्व करता है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है. एंड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कांडला पोर्ट है. कुछ कुछ नाम आप जरूर याद कर लो, मुंबई पोर्ट एटसेट्रा. ठीक है, यहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. नाउ विल मूव ऑन मैप बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30. तो इसमें आपको बोला गया है, पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है. ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड 7 जियोग्राफिकल फीचर्स हैव बीन मार्क्ड. ओके, जी तक मार्क किया हुआ है. आइडेंटिफाई एनी 5. ये चीज आपको याद रखनी है. तो ये आपको ऑप्शंस दिए, वो हिंट दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आपको नाम लिखने. सो द फर्स्ट वन इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. साथ में पढ़ेंगे, साथ में करेंगे. कहाँ खो गया मेरा मैप, ये रहा. सो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है. अगर मैं इसे घुमा पाऊं, जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई कि मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ या नहीं. I can't find a rotation option.
कॉपी टाइप ये रोटेट नहीं हो रहा है स्टिल। लेट्स सी। कोई बात नहीं, रोटेट नहीं हो रहा है, आप लोग इसको वैसे देख लेना, ठीक है। ये क्या है, तो ए कहाँ है हमारा, ये रहा ए। ए है हमारा, ऑप्शन भूल गई इतनी देर में तो मैं, कहाँ है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, ए। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, इट इज ब्राजील। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। ए का है ब्राजील, बी का सी, डी, ई, एफ, जी तक है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू बी। बी है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, वेयर इज बी, ये वाला। ये है वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी। ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो बहुत इजी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन कौन सा है, सी, व्लादिवोस्टॉक, ये याद कर लेना। डी, a major seaport, a major seaport, and E is the shipping canal. Major seaport and shipping canal. It is Melbourne. Shipping canal E. Here it is. Shipping canal ये है पनामा कैनाल। ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, एफ तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देख के पता चल रहा है मुंबई है। एंड लास्ट वन इज जी, इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ के पता चलेगा। ये देखो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ एशिया, इट इज मुंबई। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, पेरिस है वो। जी इज फॉर पेरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एनी 5, आपको कोई 5 करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, जहां पे सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, इट इज गोवा। स्टेट विद द लोएस्ट लेवल ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे कम डेंसिटी कहां पर है, वेयर इज लोएस्ट डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश। द लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, कर्नाटका। ये आपको याद करना है, अगर आपको याद होगा तो आप इंडिया के मैप में इन्हें इजीली मार्क कर सकते हो। खेतरी कॉपर माइंस कहां पर है ये, इट इज इन राजस्थान। जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जामनगर गुजरात में है, अंबानी की बेटे की शादी देखी थी ना वहां पे। द नॉर्दर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्दर्न टर्मिनल कहाँ है, श्रीनगर। मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसे जरूर पढ़ें, ठीक है। ट्यूटिकोरिन मेजर सीपोर्ट, इट इज इन तमिलनाडु, ओके। आप इसे मार्क करवा सकते हो, ठीक है। आप इसे अपने इंडिया के मैप में मार्क कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका रिएक्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊं। प्लीज अच्छा रिएक्शन दीजिए, ठीक है। आई फील वेरी ग्रेट एंड थैंक यू फॉर योर लव जो अभी तक आप लोग वीडियो में दे रहे हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। All the best for your geography exam.